जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो यह सीरीज चला रहे हैं, आज आपका चौथा सीरीज होगा और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज जो है चौथा सेट है आपका। चौथा सेट देखेंगे। इसके पहले हम 3 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। जो भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिएगा, ये सिर्फ दरोगा के लिए ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं बीपीएससी, ये सारे तमाम चीज़ में यह काम करेगा। चूँकि ये एनसीईआरटी सीरीज है और एनसीईआरटी सबसे बढ़िया बुक होता है, यहाँ से हूबहू प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं सेट नंबर चौथा है और चौथा का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। करे कि ऋग्वैदिक समाज को व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 4 वर्ण शामिल थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें, जो वर्णों का विभाजन, याद रखिएगा, यह 4 यानी के आधार पर, यानी कि जो उसमें वर्ण का विभाजन किया गया था वह व्यवसाय के आधार पर था। जो जो काम करते वह उस वर्ण में रखते। तो 4 वर्ण जो था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जो कर्मकांड करवाता उसको ब्राह्मण की श्रेणी में, जो युद्ध का काम करता उसको क्षत्रिय, जो कृषि व्यापार का काम करता उसको वैश्य, और जो शूद्र के रूप में काम करते यानी कि जो साफ सफाई का काम करता उसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला उसी पर जो है कथन पर विचार करें। व्यवसाय वंशानुगत था? नहीं, वंशानुगत व्यवसाय अब हुआ है, ऋग्वैदिक समाज में ऐसा नहीं था। कर्म के आधार पर अगर कोई शूद्र है, अगर उसका बेटा अगर वह ब्राह्मण का काम करता कर्मकांड का, तो वह जो ब्राह्मण में आ जाता। युद्ध का काम करता क्षत्रिय में। एक ही परिवार के 10 अलग अलग वर्णों में से संबंधित हो सकते थे। बिल्कुल सही है, चूँकि कोई कर्मकांड करवाता, कोई युद्ध का काम करवाता, कोई वैश्य का काम यानी कि वैश्य यानी व्यापार का काम करता, कोई साफ सफाई का काम करता। अगर 4 पुत्र है, किसी को चारों अलग अलग काम करता, तो उस आधार पर एक ही परिवार के 10 अलग अलग वर्णों में हो सकते थे। बिल्कुल सही है। करें कि समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था। बिल्कुल सही है कि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन इसमें नहीं था। ये कथन गलत हो जाएगा। समाज तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन बाल विवाह प्रचलित नहीं था और एक पत्नी प्रथा था, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही पत्नी रख सकता। तो याद रखिएगा, केवल और केवल 2 सही है। देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो सही 1 नहीं है और 3 नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। दूसरा प्रश्न, करें कि ऋग्वैदिक काल में राजा के दिन प्रतिदिन के यह प्रशासन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था? अब देखिएगा, जो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिन प्रतिदिन के प्रशासन में कुछ पदाधिकारी द्वारा सहायता प्रदान होता था, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पुरोहित। इसी को पुजारी भी कहते थे। भाले, कुल्हाड़ी, तलवार ये सब का जो काम करता था उसको सेनानी कहते थे। परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे। जो चारागाह अधिकारी था उसको ब्रजपति कहते थे। ध्यान में याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि उपरोक्त में से कौन उप संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है? करें कि ये सब उप संप्रदाय का नाम है। कौन कौन जैन धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, मूल संघ और तेरापंथी, ये दोनों किसे जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। करें कि लोग बीमार पड़ने पर, बच्चों की शादी होने पर, बच्चों के जन्म लेने पर, यात्रा पर जाने पर कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। जैसे देखते हैं आजकल बच्चे लेते हैं, तो क्या बच्चे पैदा लेते हैं तो यह पार्टी होता है। लोग बीमार करते हैं तो यह टोटका करवाते हैं, और यात्रा पर कहीं जा रहा है तो अनुष्ठान करवाते हैं उसको लिए। करें कि यह अनुष्ठान उपयोगी नहीं है अगर इसके बजाय लोग अन्य प्रथाओं का पालन करें, यदि वह अधिक फलदायी होगा। ये प्रथाएं दासों और नौकरों के साथ सौभाग्य या सौम्य रहना, यानी कि दास और नौकर के साथ अपने बेटे की तरह ही व्यवहार करना, अपने बड़ों का सम्मान करना,
सभी प्राणियों के साथ दया व्यवहार करना, जितने भी प्राणी हैं सबके साथ दया दृष्टि रखना, ब्राह्मण और भिक्षुओं को उपहार देना। उपयुक्त वाक्यांश किसके अपनी प्रजा को दी गई सलाह को दर्शाता। देखिएगा यह जो है ना क्वेश्चन 6 क्लास का एनसीईआरटी का है और इसका राइट आंसर होगा यह अशोक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाई जो कलाशोक के बाद शासक बना। देखिएगा बहुत लोग हमको लगता है कि पहली बार सुने होंगे नाई शब्द, जो कि यह शासक बना था। तो महापद्मनंद एक नाई था जो कलाशोक के बाद शासक बना होगा। कितने लोग को यह क्वेश्चन का आंसर पता था कि यह पद्मानंद जो था वह एक नाई समुदाय से था। हमको लगता है बहुत कम लोगों को जानकारी होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है करें कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था। जो जैन धर्म था प्राकृत, संस्कृत, तमिल तीनों में उपरोक्त में से सभी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म भारतीय परिदृश्य में जो है प्रमुख धर्मों में एक बन गया। इस संदर्भ में जैन साहित्य किस भाषा से संबंधित है, यह रखिएगा प्राकृत से भी है, यह संस्कृत से भी और तमिल से, तीनों ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ जो है चेर राजा सेनगुट्टमन के शासक के दौरान मदुरई की एक अनाज व्यापारी द्वारा लिखा गया और यह कोवलन और उस माधवी की बेटी के कथाओं से संबंधित है। यह देखिएगा मणि मेकले। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक कोवलन जो कन्नगी उसकी पत्नी थी और कावेरी पत्तनम की एक माधवी थी, दोनों की प्रेम कहानी अगर वर्णित पूछेगा यह शिल्पादिक्रम में है। ठीक है, शिल्पादिक्रम में, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। करे क्या निम्नलिखित में कौन सा घटना शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के यह अंत का संकेत करती है। तो मराठा साम्राज्य का जो पतन हुआ वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और 1818 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों बाजीराव या पेशवा बाजीराव का द्वितीय का क्या हो गया था, हार हो गया था। यह देखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर कहता तो 1775 से 82 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। सालवाई की संधि संत हुआ था। जो सेकंड था 1803 से 1805-6, तो ध्यान में रखिएगा। इस समय लॉर्ड बेलेजली और जॉर्ज बार्लो दोनों था, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन अंत की बात करेंगे ये 1818 जो कि आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करता है। आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर कौन था, जरूर बताइएगा, लिखिएगा जरूर कमेंट को। ठीक है, इसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई। देखिएगा कलाई के कलानुक्रम घटना का सही क्रम से देने के लिए कह रहा हूं। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, कन्नौज विलग्रामी का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध सबको पता होगा 1761 अफगान और मराठा के बीच। शिवाजी की मृत्यु हुआ था 1680 में। और याद रखिएगा नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1739 में। तो कराई की क्रम, तो सबसे पहले कन्नौज की लड़ाई 1540, फिर शिवाजी की मृत्यु 1680, फिर नादिर शाह पर आक्रमण 1739 दिल्ली पर, और जो फिर पानीपत का था 1761 में। इस प्रकार से 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 1500 ईस्वी में जब पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ तो कई यूरोपीय यात्री भारत आए जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तृत विवरण लिखा। किस फ्रांसीसी जौहरी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था। ये देखिएगा सबसे कम करें कि 6 बार भारत की यात्रा किया था। इसका राइट आंसर होगा यह जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अब जो यह बारबोसा है, दक्षिण भारत के व्यापार और साम्राज्य का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। यूरोप
ये जो मनुची था ये यूरोप से आए और भारत में ही बस गया, पुनः यूरोप यह नहीं लौटा था, इसको ध्यान में रखिएगा। 12वीं-13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अंडाल विष्णु भक्त था, थी, कथन क्या है? सही है। कराइकल अम्मैयार शिव के भक्त थे, ये भी कथन क्या सही है? अंडाल विष्णु भक्त, कराइकल अम्मैयार शिव भक्त थे, ये कथन भी क्या सही? नहीं कि दोनों के दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1565 में हुआ तालीकोटक युद्ध विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई लड़ाई के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की हार हुआ। इस संबंध में जो तालीकोटा है यह कहाँ पर पड़ता है? याद रखिएगा, बीजापुर के निकट पड़ता, यह कर्नाटक में। तालीकोटा बीजापुर के निकट, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत में जो है ब्रिटिश और व्यापारी के लिए जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि बंगाल से आयातित माल एशिया से होने वाले ब्रिटिश आयात का लगभग 60% सिर्फ बंगाल का था, बिल्कुल सही है। कंपनी ने बंगाल से में स्वतंत्र व्यापार करने के लिए प्रति वर्ष 30,000 नहीं 3,000 रुपये किया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक सही है और सही कथन की ही पहचान करने के लिए कह रहा है, केवल और केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछ कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? देखिए, गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है, तो सही को नहीं चूज करना है, कौन सा गलत है उसको चूज करना है। रंजीत सिंह महासिंह का पुत्र था, ये कथन सब लोग जानते होंगे, सही है। फर्रुखाबाद का राज्य अली मोहम्मद खां द्वारा स्थापित हुआ था, क्या? फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस के द्वारा, मोहम्मद खां बंगस के द्वारा हुआ था, अली मोहम्मद खां के द्वारा नहीं। औरंगजेब ने यह सिख गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया था, नहीं, यह तेग बहादुर को किया था, यानी कि ये कथन भी आपका क्या होगा? गलत। सूरजमल जाटों के बीच एक प्रतिष्ठित नेता था, बिल्कुल सही है। इसको जाट लोगों का जो है प्लेटो भी कहा जाता है और इसको जाट ओडिसिस भी कहा जाता है। किसको? सूरजमल को, ध्यान में रखिएगा। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है, पूछ रहा है गलत, तो 2 और 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में यूरोपीय लोगों के संदर्भ में कार्टाज सिस्टम किससे संबंधित है? कार्टाज सिस्टम का जो संबंध है ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू किया गया व्यापार, यह देखिएगा पास से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कार्टाज सिस्टम ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत यह पुर्तगाली हिंद महासागर के क्षेत्र में शुरू किया गया एक समुद्री व्यापार पास था, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया, बिल्कुल सही है। इसने चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, नहीं, यह 1813 में किया था। लेकिन अगर चीन और चाय से भी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यह जो है 1833 में प्रावधान नहीं था, पहले ही कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निकाय बन गया। वाणिज्यिक निकाय तो नहीं कह सकते हम, प्रशासनिक निकाय कह सकते हैं, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। इसने ब्रिटिश औपनिवेशीकरण को वैध बनाया, ठीक है, इसने ब्रिटिश औपनिवेशीकरण को क्या वैध बनाया। 1 और 4 सही है, 1 और 4 आपका देखेंगे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है मराठा के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बालाजी विश्वनाथ ने प्रमुख मराठा सरदार का संघ शुरू किया था, याद रखिएगा, यह बाजीराव प्रथम ने किया था, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ प्रथम ने नहीं, बाजीराव प्रथम ने किया था, ये कथन गलत हो जाएगा। पेशवा वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है। चौथ और सरदेशमुखी द्वारा मुगल
मराठा राज्यों से वसूला जाने वाला कर था नहीं, मुगल द्वारा नहीं। तो चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठा राज्यों द्वारा मुगल साम्राज्य के पड़ोसी क्षेत्रों में एकत्र किया जाने वाला था। ये जो है मुगलों के द्वारा नहीं, मराठा द्वारा जो है लिया जाता था, और जो मुगल का पड़ोसी है उसके साथ। तो करें कि कौन सा कथन सही है, तो सही तो केवल और केवल दो ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या करें। करें क्या नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे अगर हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ का, इसका 1713 से 20 रहा था। फिर बाजीराव प्रथम का 1720 से 40, बालाजी बाजीराव का जो रहा था 1740 से 61, और नाना साहब का 1851 से 57। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव प्रथम 1720 से 40, और फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 61, नाना साहब 1851 से 1857। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 1838 के त्रिपक्षीय संघर्ष से किन शक्तियों के बीच हुआ था। जो 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा, ऑकलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह। ऑकलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अवध के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि राज्य में जो है अराजक की स्थिति के कारण लॉर्ड डलहौजी ने राज्य के तत्काल विलय और सिंहासन को समाप्त करने का आदेश दिया था। लिखेगा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था, और उसमें प्रावधान था कि जो भी राजा है उसका जो है अगर कोई वारिस पुत्र नहीं है तो उसको हड़प लिया जाएगा। तो अवध में तो वारिस पुत्र था, इसी कारण से उसको डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके यहाँ के जो जनता है उसकी स्थिति शोचनीय है, जो प्रशासन यहाँ का है वहाँ के शासक से नहीं संभल पा रहा है, इस कारण से उसको हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब सुजाउद्दौला को पदच्युत करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, करें कि 1922 के राजद्रोह में गिरफ्तार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को सजा सुनाते हुए जस्टिस CN ब्लूमफील्ड ने कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जांच की है अथवा करूंगा उनसे भिन्न श्रेणी है। इस तथ्य को नकारना असंभव है कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महादेशभक्त और नेता हैं। ये यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये जो है किसके बारे में करे कि इस राजनेता के कानून की अवहेलना थी, जज ने 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये देखिएगा कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बारे में कह रहा है। एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता, वह आदि शंकराचार्य संप्रदाय से 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी साधु थे। उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका, देखिए यहीं से आंसर निकलेगा, हुंकार नामक पत्रिका, तो हुंकार स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद किस पत्रिका ने उसके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के यह जो है बलिदान से किया था। तो इसका राइट आंसर करें कि गांधी जी की हत्या के बाद जो है किस पत्रिका ने उसके जो है अब्राहम लिंकन से तुलना किया था। तो इसका राइट आंसर होगा टाइम पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद रखिएगा यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल में लागू किया गया था, और कब 1792 में किया गया था, कैप्टन रीड के माध्यम से। रैयतबाड़ी व्यवस्था
मद्रास के अलावे बम्बई असम के अधिकांश भागों में भी लागू हो गया धीरे धीरे। ये कथन भी आपका क्या है, सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। कि बंगाल के किस क्रांतिकारी को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया था? तो देखिएगा, चटगांव शस्त्रागार जो हमला है उसी के केस में यह सूर्य सेन को फांसी दिया गया था। और जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था यह अप्रैल 1930 की घटना है और 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी दे दिया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, 19 या 20 जुलाई दोनों देता है, दोनों देगा, सही है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया, ये कथन सही है। दूसरा है 16 अक्टूबर 1906 को बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। और पूछ भी रहा है कि सही कथन कौन सा है। गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी किस राज्य से होकर यह गुजरती है? तो करें कि यमुना नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आपका दिल्ली और एक आपका उत्तराखंड में भी यह प्रवाहित होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कौन सा राज्य से गुजरती है? तो 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सोना का अयस्क है? सोना का अयस्क कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों सोना का अयस्क है, जबकि अर्जेंटीना जो है वह अर्जेंटाइट जो है, यह क्या है, चांदी का अयस्क है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि हीरा किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है, सही बात है, हीरा किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। किम्बरलाइट एक अल्ट्रासोनिक ज्वालामुखी चट्टानें हैं, बिल्कुल सही है। किम्बरलाइट पृथ्वी के ये जो है सबसे ऊपरी परत में नहीं, किम्बरलाइट यह गहराई में मिलता है, यानी कि 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत। करें कि सही कथन का चूज करें, 1 और 2 सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु परिस्थिति को निर्धारित करता है? कौन सा कारक भारत की जलवायु परिस्थिति को निर्धारित करता है? अब देखिएगा, जलवायु को उच्च अक्षांश, ऊंचाई अक्षांश, हिमालय पर्वत और उच्चावच समुद्र से ऊंचाई दूरी, ये तमाम जो है भारत की जलवायु निर्धारित करती है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कौन सा, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से, जिसे क्या अपना प्यारा भारत का चित्र है, इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है, करे कि क्रम को सजाएं। तो सबसे पहले हो जाएगा नंदा देवी, किधर से किधर का रहा, ध्यान से देखिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, सही क्रम को सजाएं, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ, अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, फिर आपका मकालू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मकालू, मकालू के बाद आपका नंदा देवी, नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर 4 होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभारने में सहायक नहीं है? उभारने में सहायक नहीं है, तो याद रखिएगा, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। कोरियोलिस बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, याद रखिएगा, जो आभासी यह बल दिखता है उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस बल।
तो आज ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे लेकर के 34 से आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए।